आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो इतनी तैयारी करने के बावजूद इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर आपके नंबर्स ना होने के बराबर होते हैं और आप हमेशा परेशान होते हैं कि इंग्लिश की तैयारी तो भाई हमने बड़ी जबरदस्त की थी, इंग्लिश की पोएम्स को हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रीड किया था, इसकी एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे तरीके से की थी, तो इसके बावजूद हमारे नंबर्स क्यों कम आए हैं। मसला व्यूअर्स ये नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पोएम्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन व्यूअर्स उस अंदाज से नहीं पढ़ते जिस तरीके से जो है ना इसको पढ़ना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, यानी कि इसकी पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है और इसकी एक्सप्लेनेशन को किस तरह से करना है। आप बहुत मेहनत करते हैं, इसमें नो डाउट कि आप मेहनत नहीं करते, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताया ही नहीं जाता कि भाई जब पेपर के अंदर कोई पॉइंट्स आ जाए, उसके जो है ना वो क्वेश्चंस बन जाता है, तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना होता है। अगर अभी तक आप परेशान है तो मेरी ये वीडियो आप एंड तक देख लें। इंशाल्लाह ताला आज की जिस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ, इंशाल्लाह ताला आपको पूरी जिंदगी जो है ना ये कभी नहीं भूलेगी कि किसी बंदे ने जो है ना वो आपके सामने इस पॉइंट को जो है ना वो एक्सप्लेन किया था। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डियर व्यूअर्स, आज की जिस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो शेक्सपियर की पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। थोड़ा सा इसको जो है ना वो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा जो है ना वो आपके सामने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको जो है ना पूरी पोएम पहले की पहले समझ आ जाए। डियर व्यूअर्स, ये जो पोएम लिखी गई है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये शेक्सपियर ने लिखी है और ये जिंदगी का फलसफा बताता है, यानी कि इंसान की जिंदगी का जो है ना वो एक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको उसने बताया है। यानी कि इंसान की जिंदगी जो है ना उसको स्टेजेस के साथ उसने जो है ना कंपेयर किया कि किस तरह एक इंसान जो है ना वो पैदा होता है, बड़ा होता है, आगे उसकी जिंदगी में कौन कौन सी जो है ना वो चेंजिंग्स आती हैं और किस तरह से जो है ना वो मर जाता है। तो चलो व्यूअर इसको जो है ना वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, हर मीनिंग के साथ पूरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। बाद में जब व्यूअर्स ये खत्म हो जाएगी इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उसको पूरे तरीके से जो है वो देखेंगे, ताकि जब भी किसी एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को भाई आंखें बंद करके जो है ना वो लिख दे, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। रट्टा खत्म करना है इंशाल्लाह ताला, मैं रट्टा खत्म करवाऊंगा आपका। डियर व्यूअर्स, कोई कहता है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी कि पहली लाइन से ही उसने कहा है कि ये पूरी दुनिया जो है ना वो एक स्टेज है। जिस तरह थिएटर नहीं होते, सिनेमा होते हैं, ठीक है, जिस तरह से स्टेज होते हैं, ये जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है। आगे देखेंगे पोएम में तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। All the world is a stage and all the men and women merely players। अच्छा, इस लाइन में all and all the men and women merely ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, इसका जो है ना वो आपको मीनिंग बताता है। चलो, merely का मतलब होता है बस, प्लेयर्स एक्टर हैं, यानी कि वो कहता है ये पूरी दुनिया एक स्टेज है एंड ऑल द men and women merely players, और इसमें जितने भी मर्द हैं औरतें हैं वो इस पूरी दुनिया में जो है ना वो एक एक्टर्स का किरदार अदा करते हैं। आगे वो कहता है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, यानी कि वो आते हैं और चले जाते हैं। बेसिकली उसका कहने का मकसद ये है कि ये दुनिया एक स्टेज है, तमाम मर्द और औरतें इसमें जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। या एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, इसका मतलब ये होता है कि वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ का उसने जो है ना वो फलसफा बताया है कि जिस तरह एक स्टेज होता है वहां पर जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना अपना किरदार अदा करते हैं, यानी कि एक एक्टर आता है वो अपना जो है ना परफॉर्मेंस पे करने के बाद जो है ना वो चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। इसी तरह उसने बताया है कि ये जो दुनिया है ना ये एक स्टेज है और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मर्द और औरतें हैं और वो अपना जो है ना वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। हर बंदा जो है ना वो अपना रोल प्ले करने के बाद आता है और फिर चला जाता है। एक टाइम होता है ना, टाइम स्पेंड करने के बाद वो चला जाता है। इसके बाद वो कहता है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी टाइम्स, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी टाइम, और वो बताता है कि एक आदमी जो है ना वो एक वक्त में बहुत सारे चीजों को जो है ना वो प्ले करता है, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसकी जिंदगी के जिनको जो है ना वो प्ले करता है इस दुनिया के स्टेज में। यानी कि वो सिर्फ एक काम के लिए नहीं आता, जिस तरह से किसी शो में एक जो है ना करेक्टर आता है उसके एक ही काम होता है तो वो एक काम करने के बाद जो है ना वो चला जाता है। लेकिन ये जो दुनिया की स्टेज है इसमें एक आदमी आता है लेकिन वो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, यानी कि कभी बाप का रोल प्ले करता है, कभी बच्चे का रोल प्ले करता है, कभी जो है ना वो लवर का प्ले रोल करता है। आगे आप पूरी पॉइंट पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। कभी वो एक
जज का रोल प्ले करता है, यानी कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक रोल प्ले नहीं करना होता, बहुत सारे रोलों को प्ले करता है। इसी तरह वीवर वो नेक्स्ट लाइन में कहता है His ex being 7 ages है। यहां पर उसने जो ना इंसान की जिंदगी के जो रोल है उसको क्लियर करके बता दिया कि वो कितने रोल प्ले करता है, वो 7 रोल प्ले करता है। यानी कि इसकी जिंदगी का जो स्ट्रक्चर है वो 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 7 हिस्से कौन से हैं, ये पूरी पोएम में इंशाल्लाह ताला एक एक हिस्से को पढ़ेंगे, पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। वो कहते हैं इंसान की जिंदगी का जो रोल है वो 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एट द फर्स्ट इन्फेंट्स, यहां पर उसने जो है ना वो पहला बता दिया अभी भर। वो कहता है इंसान की जिंदगी जो स्ट्रक्चर है वो बेतरतीब नहीं है, यानी कि रैंडमली नहीं है इंसान की जिंदगी, बल्कि इसको जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक तरतीब के साथ बनाया है। अब वो पहला हिस्सा बता देता है कि इंसान की जिंदगी का जो पहला किरदार है वो एक बच्चे का, इन्फेंट कहते हैं, मासूम सा बच्चा जो बिल्कुल पैदा होता है, न्यू बेबी होता है ना, उसको कहते हैं इन्फेंट। तो पहला हिस्सा इंसान की जिंदगी का जो है ना वो इन्फेंट का है। इसके कहता है वो म्यूलिंग एंड पुकिंग इन दी नर्स आर्म। म्यूलिंग का मतलब होता है चिल्लाता है, रोता है, एंड पकिंग उल्टी कर देता है, पकिंग उल्टी कर देता है इन दी नर्स आर्म, यानी कि जब एक नर्स के बाजुओं पर जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वो स्टार्टिंग में जो है ना वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है और नर्स के ऊपर जो है ना वो उल्टियां कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना असल में पोएट जो है ना वो इंसान की बेबसी के बारे में बता रहा है कि इंसान कितना बेबस होता है। इंसान शुरू से जब पैदा होता है तो वो हेल्पलेस हो जाता है, तो इंसान बाद में जो है ना वो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, अकड़ आ जाती है, यानी कि गुरूर और तकब्बर आ जाता है। इंसान की जिंदगी को बता रहा है कि देखो जो इंसान है ये कितना बेबस है। ये भूल जाता है कि जब वो एक नन्हा बच्चा था, जब वो पैदा हुआ था तो वो दूसरों के सहारे पर था, यानी कि वो हेल्पलेस था, उसको दूसरों की मदद की जरूरत थी, दूसरों ने उसको जो है ना वो बहुत ज्यादा सहारा दिया, उसकी मदद की, तब वो परवान चढ़ा है। तो यहाँ पर उसने जो है ना वो स्टार्टिंग से इंसान की बेबसी के बारे में बताया है। इसके बाद वो कहता है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेशल। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग का मतलब होता है व्यूअर्स बहाने बनाना, यानी कि छोटे जैसे बच्चे होते हैं ना वो बहाने बनाते हैं। विद हिज सेशल, स्कूल बॉय विद हिज सेशल। दूसरा उसकी जिंदगी का कौन सा स्टेज शुरू होता है, पहला स्टेज है व्यूअर्स इन्फेंट, बच्चे का, एक छोटे से बच्चे का, और दूसरा जो स्टेज है व्यूअर्स वो स्कूल बॉय का है। देन दी वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब होता है व्यूअर्स जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना वो बहाने बनाता है, जब आप उसको स्कूल के लिए भेजते हैं तो वो बार बार बहाने बना लेता है, मुझे ये मसला हुआ है, मुझे वो मसला हुआ है। वो कहता है इसी तरह इंसान की जिंदगी का जो दूसरा स्टेज होता है वो स्कूल बॉय का होता है विद सेशल। जो सेशल का मतलब होता है व्यूअर्स स्कूल का बैग है। कहता है पहला इंसान की जिंदगी का जो स्टेज है वो एक छोटे से बच्चे की तरह है, यानी कि एक छोटे के बच्चे का है, और दूसरा उसकी जिंदगी का जो स्टेज है वो स्कूल बॉय का है, यानी कि एक स्कूल का बॉय है ना, बच्चा जिस तरह से स्कूल जाता है तब वो दूसरा स्टेज उसकी जिंदगी का वो शुरू होता है। इसके बाद वो कहते हैं एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। शाइनिंग मॉर्निंग फेस यानी कि सुबह सुबह जब एक बच्चा उठता है तो उसका चेहरा जो है वो बड़ा चमक रहा होता है, यानी कि उसका मुंह धोए ना तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, उसको कंघा वगैरह करे, नए कपड़े पहनाए तो वो चमक रहा होता है। वो कहते हैं फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। क्रीपिंग का मतलब होता है एक रिंग रिंग के आहिस्ता 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 चलना, बिल्कुल स्लो चलना, सबसे जो कम रफ्तार होती है उसको क्रीपिंग कहते हैं, यानी कि रगड़, जमीन के साथ जो है ना वो रगड़ के खा के चलना। एंड लाइक स्नेल, स्नेल की तरह। स्नेल भी पर एक जो है ना वो कीड़ा होता है, अल्लाह ताला की तख्लीकात है, जो यानी कि एक मखलूक है, वो भी एक कीड़ा है। तो वो जो है ना वो सबसे कम रफ्तार उसकी कीड़ी की होती है, वो जमीन के साथ जो है ना वो रेंग रेंग के चलता है। इसी तरह वो कहता है कि जो बच्चा होता है ना वो जब स्कूल जाता है तो वो बिल्कुल जो है ना वो रेंग रेंग के चलता है, यानी कि उसका दिल नहीं करता। यहाँ पर उसने एक बच्चे के इमोशंस को बताया है कि वो किस तरह से, जब ये भी उसकी जो स्टेज होती है ये भी वो जो है ना वो हेल्पलेस होती है, उसको दूसरों की मदद की जरूरत होती है, उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है, लेकिन दूसरे उसको बताते हैं कि किस रास्ते पर चलना है, दूसरे उसको जो है ना वो रास्ता दिखाते हैं कि असल जिंदगी का रास्ता जो है ना वो इस तरफ है, इस तरफ नहीं। तो वो ये चीजें बताता है, लेकिन वो छोटा बच्चा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो रिंग रिंग कर चलता है। अनविलिंग टू स्कूल है, अनविलिंग कहते हैं ना चाहते हुए, यानी कि हर बच्चा, जब भी कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है ना तो उसका दिल ही नहीं करता कि वो स्कूल जाए, क्योंकि स्कूल से उसको जो है ना वो बड़ी चिढ़ होती है, नफरत होती है स्कूल में उसको जो है ना वो। शायद यहाँ पर जो है ना वो उसने हमारे स्कूलों को टारगेट किया है कि स्कूलों में इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता है कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो दूसरे दिन उसका जाने का दिल ही नहीं करता, पता नहीं उसको स्कूल में क्या नजर आ जाता है।
तो वो कहता है कि वो जो बच्चा होता है ना वो ना चाहते वो स्कूल जाता है। एंड देन दी लवर, पहली स्टेज है वीवर्स इन्फेंट, छोटे से बच्चे की। दूसरी स्टेज है स्कूल के बॉय की। देखिए जो पेपर होता है ना उसमें कोई भी जो है ना वो पार्ट दे दिया जाता है इस पॉइंट्स के रिलेटेड के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज है इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करें। और ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहली स्टेज में कौन सा जो है ना वो प्ले करता है, दूसरी स्टेज में कौन सा किरदार प्ले करता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली में इन्फेंट एक छोटे से बच्चे का है, दूसरे में जो है ना वो एक स्कूल के बॉय का है, और तीसरा जो है ना वो लवर का है। यानी कि स्कूल के बाद जो इंसान की जिंदगी स्टार्ट होती है वो लवर की होती है। ये जो एज होती है ना ये तकरीबन 13-14 साल के बाद की एज होती है। तो एंड देन दी लवर, और फिर इंसान जो है ना वो मोहब्बत की तरफ चलता है। साइनिंग लाइक फ्रेंड्स फर्नेस विद अ वूफुल बैलेट। अच्छा, साइन मतलब होता है आहें भरना, लाइक फर्नेस एक भट्टी की तरह, विद अ वूफुल बैलेट, वूफुल मतलब होता है दुखी गाने, बैलेड एक पोइम होती है, यानी कि जो उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है ना लवर्स का, उसमें जो है ना वो क्या करता है वो गाने गाना शुरू कर देता है, सीढ़ियां बजाना शुरू करता है, आहें भरता है जैसे एक गर्म भट्टी की तरह। यानी कि उसमें जो है ना वो इंसान की जिंदगी को जो है ना वो बच्चे से निकाल कर दूसरी स्टेज की तरफ, तीसरी स्टेज की तरफ ले गया है। और तीसरी स्टेज जो है ना शेक्सपियर बताता है कि इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आता है जब वो मोहब्बत करने लग जाता है। अब उसको ना दूसरों की जरूरत नहीं होती बल्कि वो दूसरे लोगों से मोहब्बत करता है। यहाँ पर किसी लड़की का से भी जिक्र किया जा सकता है या फिर किसी और चीज का भी जिक्र किया जा सकता है, आप जो भी समझ ले ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि वो गाने गाता है, मेड टू हिज मिस्ट्रीज आईब्रो, यानी कि एक मिस्ट्रीज आईब्रो, मिस्ट्रीज का मतलब होता है वो लड़की जिसको वो पसंद करता है, आईब्रो ये इनको आप कह सकते हैं कि उसकी जो है ना वो मोहब्बत की खातर जो है ना वो उसके आईब्रोज पर जो है ना वो नज़में लिखता है, गाने गाता है। जब एक बंदा शायर बन जाता है, यानी कि इस एज में जो है ना वो पोएट जो है ना वो इस लड़के को जो है ना वो एक शायर की हैसियत दे रहा है। यानी कि इसमें जो है ना वो एक लड़की से मोहब्बत की, एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उसके लिए गाने गाता है, उसके लिए नज़में लिखता है। यानी कि हर चीज जो है ना वो उसकी एक लड़की के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पर उसने जो है ना वो कौन सी स्टेज बता दी है, फर्स्ट इन्फेंट की है, दूसरी जो है ना वो एक स्कूल बॉय की है, और तीसरी लवर्स की है। ये तीन स्टेज जो है ना इसको हम पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है और पोइट का असल कहने का मकसद क्या है। तो ये पोइम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं आप एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस पोइम में जो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है और पोइट जो है ना वो उसका मकसद क्या है ये पोइम लिखने का, देखिए असल मकसद पता चल जाए ना कि देखो कोई भी पोइट जो होता है ना वो पोइम्स लिखता है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है, वो कोई मैसेज देना चाहता है। तो पहले ये मैसेज देख लेते हैं, इसका मकसद क्या है, ये क्यों लिखी गई है। देखिए इसमें जो है ना वो पोइट ये बताना चाहता है कि इंसान की जिंदगी जो है ना वो एक हिस्से पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इंसान जो है ना वो इस दुनिया में आता है और अपना किरदार अदा करने के बाद चला जाता है। यानी कि इंसान पैदा होता है और उसके बाद जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन मौत और जिंदगी के दरमियान जो है ना वो एक किरदार अदा नहीं करता बल्कि वो बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है। इंसान के गुरूर और तकब्बर को बताता है, इंसान की बेबसी को बताता है कि इंसान की जिंदगी जो है ना वो किस तरह से चलती है। पहले इंसान वो जो मतलब के बेबस होता है, दूसरों के मदद के साथ वो जो है ना वो जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब वही इंसान जो है ना वो उसमें गुरूर और तकब्बर आना शुरू कर जाता है, वो खुद को जो है ना वो बहुत बड़ा हीरो समझना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस चीज को भूल जाता है कि उसके लिए एक वक्त वो भी था जो दूसरे लोगों की मदद के साथ जो है ना वो उसने इस जिंदगी को जीना सीखा था। तो ये इंसान की जिंदगी का मकसद है, और इंसान की जिंदगी जो है ना वो आर्जी है, ये टेम्पोरेरी है, ये परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में इंसान ने आना है और चले जाना है। तो इस इंसान को जो है ना वो समझना चाहिए कि वो इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है और हमेशा उसकी जवानी भी नहीं रहेगी। जिस तरह वो कहता है ना इन्फेंट बच्चा था, वो बच्चा नहीं रहा, उसके बाद उसकी जिंदगी का दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है, वो स्कूल बॉय मतलब स्कूल बॉय की तरह हो जाता है, यानी कि स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो वक्त भी गुजर जाता है, फिर इसके बाद जो है ना वो एक लवर का किरदार अदा करता है, फिर वो लवर का किरदार भी जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो दूसरी स्टेज पे चला जाता है। तो इसी तरह जो है ना इंसान को हर कदम जो है ना वो बड़े सोच और समझ के साथ रखना चाहिए कि हमेशा जो है ना वो एक टाइम नहीं रहेगा। और ये जो जिंदगी वो समझ रहा है ना कि हमेशा के लिए होगी, ये हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि वो जिस तरह से उसकी जिंदगी के स्टेजेस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, इसी तरह इंसान की जो है ना लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी और इसको जो है ना मौत की तरफ लाजमी जाना चाहिए। अब वीवर्स इसमें जो है ना वो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है
अगर आप एक्सप्लेनेशन के दरमियान फिगर ऑफ स्पीच को बताएंगे ना, तो जो भी पेपर आपका चेक करेगा वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर देगा। अच्छा, एंड ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन में वीवर्स उसने जो है ना वो मेटाफर यूज कर दिया है। मेटाफर का मतलब होता है वीवर्स, कुछ लोगों को तो पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। मेटाफर का मतलब होता है जब किसी चीज को जो ना वो आप उधार ले लेते हैं। यानी कि मैं आपको कहूँ ना कि मेरा बेटा शेर है, तो शेर तो हकीकत में तो नहीं है लेकिन मैंने उसका लक़ब यूज किया है, तो इसका मतलब है मैंने मेटाफर यूज किया है। तो इसी तरह जो है ना ऑल दी वर्ल्ड अ स्टेज है, यानी कि उसने पूरी दुनिया को जो है ना वो एक स्टेज की तरह जो है ना वो उधार लिया हुआ है। जैसे एक स्टेज होती है ना, स्टेज सजाई जाती है, तो वो कहता है कि ये दुनिया एक स्टेज है। तो यहाँ पर उसने जो है ना वो मेटाफर यूज किया है। इसके बाद वो कहते हैं एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। प्लेयर्स हकीकत में तो प्लेयर्स नहीं है, यहाँ पर भी उसने मेटाफर यूज किया हुआ। प्लेयर्स जो है ना वो जो किरदार उन्होंने उसने उधार लिए हुए हैं, हकीकत में तो इस तरह नहीं है ना। तो असल में वो एक मैसेज देना चाहता, तो यहाँ पर भी उसने मेटाफर यूज किया है। इसके बाद वीवर्स एक ही लाइन में जो है ना मैन एंड मेरली, एक ही लाइन में कोई वर्ड सेम स्पेलिंग के साथ यूज हो जाए किसी भी पॉइंट्स के अंदर, तो उसको लिए जो पोएटिक डिवाइसेस होती है उसको कहा जाता है एलिट्रेशन। यहां पर उसने जो है ना वो इसी लाइन के अंदर देखें मैन मैन एंड मेरली, एक ही लाइन में जो है ना वो सेम स्पेलिंग के साथ यूज हो रहा है। तो इसके लिए जो है ना वो आप कह सकते हैं, जब आप ये एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे इस लाइन में जो है ना वो पोएट ने ना ये फिगर ऑफ स्पीच यूज की हुई है, तो यहां पर जो है ना उसने एलिट्रेशन यूज किया है। इसके बाद वीवर्स दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस and one man in his time plays many parts. These acts being seven ages at the first infant, mewling and poking in the nurse arms। यहाँ पर उसने जो है ना वो एक जो है ना वो इमेजरी यूज की हुई है कि किस तरह एक बच्चा जो है ना वो नर्स के ऊपर जो है ना उल्टी कर देता है या फिर रोता है उसके बाजुओं में। तो यहाँ पर उसने जो है ना वो आपके माइंड को जो है ना वो एक स्केच बना के पेश किया है कि आप इस बारे में सोचें कि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक नर्स ने उसको उठाया होता है, तो वो किस तरह रो रहा होता है, किस तरह चिल्ला रहा होता है। तो एक इमेजरी यूज की हुई है। इसके बाद वो कहता है देन वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल है। यहाँ पर उसने कहा क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी कि एक घूंगे की तरह जो है ना वो चलता है। उसने सिमली यूज की हुई है, एक घूंगे को उसने जो है ना वो सिमली के तौर पर यूज किया हुआ है। वो कहता है कि एक बच्चा जो होता है ना वो घूंगे की तरह चलता है, यहाँ पर उसने जो है ना वो सिमली यूज की हुई है। देखिए सिमली की जो वीवर पहचान होती है वो एज या फिर लाइक है। जब भी किसी लाइन में एज या फिर लाइक के साथ कोई वर्ड स्टार्ट हो जाए तो आपने वहां पर फौरन समझ जाना है कि यहाँ पर जो है ना वो सिमली यूज हुई है। मेरे बताने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। एनबिलिंग टू स्कूल एंड देन दिस लवर साइन लाइक फर्नेस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो उसने जो है ना वो फर्नेस का यूज किया हुआ है, साइन लाइक फर्नेस। देखिए यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है। फर्नेस, फर्नेस कहते हैं एक भट्टी को, यानी कि कोयले की भट्टी होती है जो बहुत ज्यादा गर्म होती है। वो कहते हैं कि एक जो लवर होता है जब वो किसी लड़की से मोहब्बत करने लग जाता है तो उसकी याद में जो है ना वो आहें भरता है, इतनी गर्म आहें भरता है जैसे एक भट्टी है, यानी कि वो जल रही होती है ना, तो उसका दिल भी जो है ना वो ऐसे एक लड़की के लिए जो मचल रहा होता है। तो यहाँ पर उसने वीवर्स जो है ना वो सिमली यूज की हुई है। और इसके साथ साथ वीवर्स उसने हाइपरबोल यूज किया हुआ है विद वो फुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस। यहाँ पर उसने जो है ना वो एक जो है ना इमोशनल जो है ना वो इमेजरी यूज किया कि किस तरह से जो है ना वो एक लड़का जब किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो उसके लिए वो गीत लिखता है, गाने गाता है, गजलें लिखता है, पोएम्स वगैरह लिखता है। तो यहाँ पर उसने जो है ना वो अपने इमोशंस को बताया है। तो चलो व्यूअर्स नेक्स्ट स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं ताकि इस पोएम को जो है ना वो इसकी जो है ना वो 3 स्टेज गुजर चुकी है। पहली जो है ना वो बचपन की थी जिसमें इंसान एक बच्चे का किरदार अदा करता है, दूसरी जो है ना वो एक स्कूल जाने की एज होती है, और थर्ड जो है ना वो एक एज अ लवर के तौर पर होती है। जब बच्चा होता है तो वो हेल्पलेस होता है, उसको किसी चीज की जो है ना वो पता ही नहीं चलता, उसको दूसरों के सहारे की और मदद की जरूरत होती है। इसी तरह जो सेकंड स्टेज होती है वो उसकी जो है ना वो खेलने कूदने की होती है, यानी कि जब वो एक स्कूल के बच्चे के तौर पर जाता है। और तीसरी जो स्टेज होती है वो इंसान की जिंदगी की जो है ना वो एक एज अ लवर के तौर पर होती है। अब जो फोर्थ स्टेज होगी वो एक सोल्जर की होगी, और ये
इंसान की जिंदगी की बताती है। एक जो है ना वो एनर्जेटिक एज होती है, इसको मैनहुड एज का भी कहा जा सकता है, या फिर इसको जो है ना वो एक मैच्योरिटी लेवल भी कहा जा सकता है। इसको पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बेयर्ड लाइक द पॉड। अच्छा, पहले इसमें मीनिंग्स देखते हैं, मुश्किल कौन से मीनिंग है। देन अ सोल्जर, फिर वो एक सिपाही बन जाता है, एक फौजी बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, ऑथ्स का मतलब होता है कस्में खाता है, यानी कि अजीबोगरीब कस्में खाता है। एंड बेयर्ड, उसकी दाढ़ी आ जाती है। लाइक दी पार्ड, पार्ड कहते हैं एक किस्म का जो है ना वो एक चीता होता है, इसको कहते हैं पार्ड। ठीक हो गया। इसकी तरह जो है ना वो दाढ़ी रख लेता है। जब वो चौथी स्टेज में इंटर होता है तो वो एक फौजी का किरदार अदा करता है, जिसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लेवल उसमें आ जाती है, यानी कि उसने मोहब्बत भी कर ली, वो स्कूल भी उसका खत्म हो गया, उसका बचपन भी गुजर गया है। अब उसमें जो है ना वो मैच्योरिटी आ गई है, वो एक आदमी की शक्ल जो है ना वो अख्तियार कर लेता है, एक प्रॉपर जो है ना वो दाढ़ी रख लेता है। तो वो कस्में खाता है, यानी कि बात बात पर जो है ना वो प्रोमिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है लोगों के साथ, कस्में खाता है मुख्तलिफ चीजों के लिए। तो इसी तरह वो कहता है जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वर्ल। जेलस का मतलब वीवर्स, ये वो जेलस नहीं है जो किसी से आप हसद करते हैं या फिर जलते हैं, बल्कि इसका जेलस का मतलब यहाँ पर होता है पोजेसिव होना, अपनी मलकियत जो है ना वो उसको जाहिर करना। इन ऑनर, अपनी इज्जत की जो है ना वो मलकियत करता है। सडन, अचानक। एंड क्विक इन क्वर्ल, अचानक जो है ना वो झगड़ा शुरू कर देता है। यानी कि जब इंसान अपनी फोर्थ स्टेज में इंटर होता है एक फौजी के तौर पर, तो तब उसमें कौन कौन सी चीजें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। तब वो जो है ना वो लोगों के साथ बड़ा जो है ना वो झगड़ा करना शुरू कर देता है, उसमें हिम्मत और ताकत आना शुरू हो जाती है। वो अपनी इज्जत को जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है ना वो फोकियत देता है, यानी कि उसके लिए जो है सबसे बढ़कर चीज जो होती है वो उसकी इज्जत होती है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यानी कि वो जेलस इन ऑनर, अपनी इज्जत के जो है ना वो ज्यादा तरजीह देता है। सडन एंड क्विक इन क्वर्ल, यानी कि इज्जत के लिए ना वो जो है ना वो लड़ने और झगड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। सीकिंग दी बबल रेपुटेशन, सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना, दी बबल, बबल की तरह। रेपुटेशन का मतलब होता है शोहरत, यानी कि इज्जत, फेम, इसको आप कह सकते हैं रेपुटेशन जो है ना, इसको जो है ना वो हासिल करता है। इवन इन दी कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है एक जो है ना वो एक तोप होती है जिसके आगे जो है ना वो एक गोला लगाया जाता है, और ये आमतौर पर जो है ना वो फौज के अंदर जब भी कोई जंग होती थी तो वहां पर यूज होती थी। कैनन्स माउथ है, कैनन के माउथ के आगे भी जो है ना वो अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है। यानी कि जब वो फौजी की उम्र स्टेज में जाता है तब वो सबसे ज्यादा जो है ना वो फोकियत देता है अपनी जो है ना वो रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को, अपने जो है ना वो वकार को। यानी कि उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उस वक्त वो उसके लिए इज्जत होती है, उसकी शोहरत होती है। यहाँ पर पोइट हमें ये भी बताना चाहता है, सीकिंग दी बबल रेपुटेशन इवन इन दी कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वो अपनी इज्जत को हासिल करने के लिए ना लड़ाई झगड़ा तो करता है, लेकिन कैनन्स माउथ का कहने का मतलब यह है कि इस वक्त एक ऐसी बंदूक के आगे भी खड़ा हो जाता है जिसके आगे खड़ा होने से इंसान को पता होता है कि उसकी मौत वाकया हो सकती है, तो वो ये काम भी कर गुजरता है अपनी इज्जत को हासिल करने के लिए। कैनन्स माउथ यानी कि उस बंदूक के आगे भी खड़ा हो जाता है। एंड देन दी जस्टिस, अच्छा ये चौथी स्टेज गुजर चुकी है जिसमें वो एक फौजी का किरदार अदा करता है। इसको पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें पूरा मतलब क्या बताया गया। पहले थोड़ा सा ना मैं इसको जो है ना वो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ इन लाइनों को एक्सप्लेन कर लूं। एंड देन दी जस्टिस, और फिर जो है ना वो एक जज की एज आती है। पांचवी स्टेज जो होती है वो एक जज की होती है। अब ये वोट वाला जज नहीं है जो लोगों के फैसले करता है, बल्कि इसमें जो है ना वो लोग जो एक बंदा होता है वो चीजों को जज करना शुरू कर देता है, चीजों को परखना शुरू कर देता है। एंड देन दी जस्टिस, और फिर जस्टिस एक जज की एज होती है। इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन ब्लाइंड, इन फेयर राउंड बैली जो अच्छे तरीके फेयर अच्छे तरीके से खाती है, राउंड बेली उसकी पेट जो है ना वो आगे की तरह जो है ना वो बड़ा होता है। विद गुड कैपन, कैपन का मतलब होता है मुर्गी का गोश्त लाइन, यानी कि जब वो पांचवी स्टेज में इंटर होता है जिसमें जो है ना वो एक जस्टिस का किरदार अदा करता है, उसमें वो क्या होता है वो चीजों को जज करना शुरू कर देता है और ज्यादा खाता है, जिसकी वजह से जो है ना उसकी बेली जो है ना वो उसका पेट जो है ना वो बढ़ जाता है। विद आईज सेवर, सेवर का मतलब होता है गुस्सा होता है। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, विद आईज सेवर, अब उसकी आंखों में जो है ना वो एक खौफ पैदा हो जाता है, यानी कि उसमें जो है ना वो बिल्कुल भी मजाक का मूड नहीं होता, बल्कि ना खुशी का होता है, बल्कि वो चीजों को ना बड़े गौर से जो है ना वो ऐसे खड़े होकर ना हर चीज को जो है ना वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, हर चीज के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है।
एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब उसकी दाढ़ी जो है ना वो अपनी दाढ़ी को ऐसे नहीं छोड़ देता, बल्कि प्रॉपर जो है ना वो एक फॉर्मल कट की शक्ल में जो है ना अपनी दाढ़ी को बना लेता है, अपनी आंखों को जो है ना वो मजीद सख्त कर लेता है। फुल ऑफ वॉइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो क्या करता है, फुल वॉइस सॉज यानी कि अक्लमंदाना बातें करता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी कि मॉडर्न मौजूदा इंस्टेंसेस मसाले देता है। यानी कि अब वो क्या जो है ना वो अक्लमंदाना बातें करना शुरू कर देता है जब वो एक जज की उम्र में जाता है, और इसके बाद जो है ना वो लोगों को जो है ना वो मौजूदा मिसालें देना शुरू कर देता है कि ये चीज इस तरह से है, ये चीज इस तरह से है। तो इसके बाद वीवर्स फिफ्थ स्टेज भी जो गुजर चुकी है, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और अब वो ये किरदार अदा भी करता है। यानी कि चौथी जो एज थी वो थी जनाब सोल्जर की, फिफ्थ जो थी वो स्टेज वो एक जज की थी जिसमें वो लोगों को जज करता है, एंड देन दी सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटून विद स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पोच ऑन साइड। अब जो छठी स्टेज है ये इंसान की जिंदगी को जो है वो मजीद बुढ़ापे की तरफ एंटर कर रही है। यानी कि अब इंसान की जिंदगी जिसमें जो गुरूर तकब्बर था, यानी कि जवानी थी, वो भी खत्म हो गई, बचपन वो भी खत्म हो गया, और इसके अलावा जो वीवर्स है उसके स्कूल जाने का टाइम था वो भी खत्म हो गया, एक लवर के तौर पर जो प्ले किरदार अदा कर रहा था वो भी खत्म हो गया। अब उसकी जिंदगी जो है ना वो एंड की तरफ जा रही है। तो ये फिफ्थ स्टेज जो है ना, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, लीन मतलब होता है पतली, दुबली पतली, एंड स्लिपर्ड पैंटोन विद स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पोच ऑन साइड। अब ये जो छठी स्टेज है, स्लिपर्ड का मतलब होता है मतलब कि खुले जूते पहन लेता है, पेंटालोन विद स्पेक्टल्स ऑन नाइज, यानी कि अब जो जब इसकी छठी एज स्टार्ट होती है तो वो जो है ना अपना चश्मा जो है ना वो ऐसे मतलब कि पहले हीरो बनकर रहता था, अब वो हीरो पंक्ति जो है ना वो खत्म हो चुकी है। अब जो है ना वो चश्मे को जो है ना वो नोज के ऊपर जो है ना वो रख लेता है, एंड पाउच ऑन साइड। पाउच का मतलब होता है छोटी सी हथेली जिसमें बुजुर्ग जो होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो अपने पैसे वगैरह या फिर कोई जरूरी चीज जो है ना वो उसके अंदर छुपा के रखते हैं और वो अपने पास हमेशा रखते हैं, उसको कहते हैं पाउच ऑन साइड। और हमेशा अपने साइड जो है ना वो एक हथेली रखता है। His youthful horse well saved world to wide for his shrunk shank। अच्छा, यूथफुल जवानी के हॉर्स का मतलब होता है कपड़े वगैरह, विल सेव्ड जिसको उसने जो है ना वो सेव्ड कर महफूज करके रखा था, अवॉइड टू वॉइड अब खुले हो चुके हैं, फॉर इज श्रंक शैंक, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ गई है, शैंक टांगे, यानी कि अब उसकी जो टांगे है ना वो दुबली पतली हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान की एज पर जो है ना वो मुख्तलिफ चीजों की जो है ना वो ऑब्जर्वेशन होती रहती है। कभी इंसान जवान होता है उसमें ताकत आ जाती है, कभी इंसान बेबस होता है। अब जो जिंदगी का हिस्सा है वो जो है ना वो कमजोरी की तरफ जा रहा है, इंसान कमजोर हो रहा है। अब यूथफुल हो जो है ना उसकी जवानी के जितने भी कपड़े थे जिसको वेल सेव्ड उसने जो है ना वो सेव करके रखा हुआ था, अब जो है ना वो खुले होना शुरू हो चुके हैं। अब उसकी टांगे जो है ना वो पतली होना स्टार्ट हो गई हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल pipes and whistles in his sound and his big manly voice। उसकी जो भारी भरकम आवाज थी, मर्दाना आवाज थी, उसको क्या हुआ है, टर्निंग वो चेंज हो रही है अगेन दोबारा से टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल, बच्चों की तरह जो है ना वो उसकी जो मर्दाना आवाज है वो दोबारा चेंज हो रही है, बच्चों की तरह पतली हो रही है। यानी कि जिस तरह से मासूम बच्चे बोलते हैं ना उनकी आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है, पतली होती है, उतनी भारी नहीं होती। तो इसकी जो है ना वो जब सिक्स्थ एज में इंटर होता है तो सेम टू सेम इसके साथ भी वही प्रोसीजर जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है कि अब उसकी जो वॉइस है ना वो बिल्कुल पतली होना शुरू हो जाती है, पाइप्स मतलब पाइप पतली हो जाती है, एंड विसल्स, और इसमें सीटी की तरह, जिस तरह से एक सीटी की जो आवाज होती है ना वो बिल्कुल पतली सी होती है, तो एक बुढ़ापे की उम्र में जो है ना वो एक बंदे की जो वॉइस है ना वो इस तरह से जो है ना वो आना शुरू हो जाती है इन साउंड। अच्छा, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब जो है ना वो इंसान की जिंदगी का आखिरी स्टेज स्टार्ट हो गया है। आखिरी स्टेज में भी मतलब कि मजीद बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा तो छठी स्टेज में ही हो गया, लेकिन जो आखिरी स्टेज है ना इसमें वो मजीद जो है ना वो इसके अंदर ख्वाहिशात भी खत्म हो जाएंगी। इसको पूरी तफसील के देखते हैं। इस सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। अच्छा, जो सातवीं स्टेज होती है इसमें वो दोबारा बच्चा हो जाता है, सेकंड चाइल्डनेस, इसमें जो है ना बच्चों की आदत आ जाती है, एंड मेयर ओब्लिवियन यानी कि ओब्लिवियन मतलब भूलना शुरू हो जाता है। जिस तरह से एक बच्चा जो होता है ना वो चीजों को भूलना शुरू कर देता है, यानी कि उसको पता नहीं चलता कि उसने कौन सी चीज कहां पर रखी थी,
जब इंसान जिंदगी के 7वें स्टेज में जाता है तो उसके साथ जो है ना वो सेम टू सेम प्रोसेसिंग जो है ना वो दोबारा से वही एक बच्चे की तरह होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो भी चीजों को भूलना शुरू कर देता है, उसको भी नहीं पता चलता। आपने अपने बड़ों को, जो आपके आसपास कोई बुजुर्ग होंगे, आपने उनको जो है ना वो बड़े गौर से ऑब्जर्व करना है कि उनमें जो है ना वो सेम टू सेम वही हैबिट्स होंगे जो एक बच्चे में होती हैं। इसके बाद सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। सेंस खत्म हो जाती है, टीथ दांत भी गिर जाते हैं, सेंस आईज आंखों की रोशनी जो है ना वो भी खत्म हो जाती है, सेंस टेस्ट उसका जो है ना वो किसी चीज को जायका जो वो भी खत्म हो जाता है, सेंस एवरीथिंग यानी कि जिंदगी की हर चीज उसके लिए जो है वो बेमैनी हो जाती है, हर चीज जो है ना वो उसका एंड हो जाता है। अब इसको पूरी जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इस पर पूरी तफसील के साथ बात करने के बाद इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को खत्म करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा वीवर्स, जो चौथी स्टेज है वो सोल्जर की बताता है, यानी कि जब इंसान जो है ना वो मोहब्बत भी करता है, स्कूल भी चला जाता है, उसमें आपका बचपन भी गुजर जाता है, तो उसका जो है ना वो एक सोल्जर की स्टेज शुरू हो जाती है, जिसमें जो है ना इंसान के पास सबसे ज्यादा ताकत आना शुरू हो जाती है। इंसान की जिंदगी में एक ऐसा टाइम भी आता है जिसमें जो है ना वो इंसान अपनी इज्जत को जो है ना वो सबसे ज्यादा फोकियत देता है। इंसान के लिए सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी इज्जत होती है, और वो अपनी इज्जत को जो है ना हासिल करने के लिए हर खतरे को जो है ना वो मोल लेता है, यानी कि वो लड़ता भी है, झगड़ता भी है, और यहाँ तक जो है ना वो इसके लिए जो है ना अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। इसके बाद वीवर जो फिफ्थ स्टेज होती है वो एक जज की होती है, जिसमें वो जज का किरदार अदा करता है, यानी कि ये वो वाला जज नहीं है जो फैसले करता है, बल्कि इसमें जो है ना वो एक चीजों को जज करना, लोगों को मिसालें देना, लोगों को नसीहतें करना, जिस तरह से एक जज लोगों को बताता है ना कि ये आपके लिए गलत है या फिर ये आपके लिए सही है, वो फैसले करता है, वो अपने आप को जो है ना बड़ा समझना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मुझसे अकलमंद, वो अकलमंदाना बातें करना शुरू कर देता है, अकलमंदाना जो है ना वो मिसालें देता है, लोगों को बताता है गलत क्या है सही क्या है, जिंदगी को किस तरह से जीना है, किस तरह से जिंदगी में कौन से खतरात के लिए जो है ना आपने अपने आप को खड़ा करना है। ये वो चीजें जो होती है ना वो फिफ्थ स्टेज में होती हैं। इसके बाद भी जो छठी स्टेज होती है, इसमें जो है ना वो बुढ़ापे का जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है ना वो उसका अमल स्टार्ट हो जाता है। एक बंदा जो पहले मिसालें देता है, बचपन गुजारा है, उसने जवानी गुजारी है, फिर उसके अंदर जो है ना वो बुढ़ापे वाली जो है ना वो आदतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी नजरें भी गिरना कमजोर हो जाती हैं, वो जो है ना उसका जिस्म जो है ना वो एक ताकतवर जिस्म जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। जो कपड़े उसने जमाने में बड़े संभाल के रखे थे, तन फिट आते थे, अब जो है ना वो उसका जिस्म कमजोर होने की वजह से उस पर जो है ना वो खुले होना शुरू हो गए हैं, उसका जिस्म जो है ना वो ढाल होना शुरू हो गया है। इसके बाद रिवर्स वो सातवीं स्टेज के बारे में बताते हैं। सातवीं स्टेज इंसान की जिंदगी की बिल्कुल बेबसी की स्टेज होती है। जिस तरह से पहली स्टेज होती है ना इन्फेंट, यानी कि एक बच्चा जो होता है ना वो बेबस होता है, उसको दूसरों की मदद की जरूरत होती है, उसको कुछ भी नहीं पता चलता, चीजें उसको भूल जाती हैं। इसी तरह विवर्स इंसान की जो जिंदगी का फलसफा है, शेक्सपियर ने बताया कि वो कहता है कि इंसान की जो जिंदगी है वो सेम टू सेम है एक सर्कल की तरह, जहां से इंसान ने स्टार्ट किया था इंसान का खात्मा भी वही होता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसके लिए जो है ना वो दूसरों की मदद करना जरूर मतलब कि दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं, तो उसको किसी चीज का कोई आइडिया नहीं होता। इसी तरह जब इंसान की जिंदगी की आखिरी स्टेज जाती है तब भी सेम टू सेम वही जो है ना वो कंडीशन इंसान के साथ होना शुरू हो जाती है कि इंसान जो है ना वो चीजों को भूलना शुरू कर देता है, इंसान को दूसरों की मदद की जरूरत होती है, इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अब इस पे जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है इसको पूरी तफसील के साथ देखेंगे, और इसके साथ ही हमारी इस पोएम का जो है ना वो आज इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड वेड लाइक द पार्ड। सोल्जर जो है ना वो उसने एज एक सिंबल यूज किया है। सोल्जर हमेशा जो है ना वो एक ताकत की अलामत है, एक जुर्रत की अलामत है, एक बहादुरी की अलामत है। तो यहाँ पर उसने जो है ना वो सोल्जर का वर्ड यूज करके हमें जो है ना वो इस चीज की तरफ जो है ना वो इशारा दिया है कि जब इंसान अपनी इस एज में जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वो लड़ने और झगड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। एंड बेड लाइक दी ऑथ है, यहाँ पर इसने लाइक का वर्ड यूज किया। उसकी जो दाढ़ी होती है वो पार्ड की तरह होती है, चीते की तरह, एक टाइगर की तरह होती है। तो यहाँ पर उसने विवर्स सिमिली यूज की है। जब आप इस जो है ना इस लाइनों को एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपने ये चीजें जितनी भी जो मेंशंस की हुई हैं इनको बताना है कि यहाँ पर पोएट ने जो ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, सिमिली यूज की है, मेटाफर यूज किया है। तो यहाँ पर उसने विवर्स लाइक द बर्ड, यहाँ पर उसने सिमिली यूज की हुई है। Jealous in order sudden and quick in honor quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth है। यहाँ पर उसने विवर्स दो चीजें यूज की हैं, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल को जो है ना वो उसने मेटाफर के तौर पर यूज किया। कहते हैं जिस तरह से एक बबल का गुब्बारा बनता है ना तो वो फौरन जो है ना वो खत्म हो जाता है, फट जाता है, तो उसकी जो है ना वो
सीकिंग तलाश करता है द बबल रेपुटेशन, उस शोहरत को जो बबल की तरह होती है, जो बिल्कुल आर्जी होती है, जो बिल्कुल मतलब कि ना फौरन खत्म हो जाती है। इंसान को देखो इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, वो जिसको इज्जत दे उसकी मर्जी और जिसको जिल्लत दे ये उसकी मर्जी है। तो इंसान उस इज्जत के लिए जो है ना वो उस शोहरत के लिए जो है ना वो लड़ता और झगड़ता है, जो बिल्कुल बबल की तरह होती है, उसके गुब्बारे की तरह होती है, जो कि बिल्कुल टेम्पोरेरी होती है। यहाँ पर उसने जो है ना वो बबल का वर्ड यूज करके जो है ना वो एक मेटाफर का यूज किया है। इवन इन दी कैनन्स माउथ, यहाँ तक के एग्जेजरेशन उसने यूज किया है, बहुत ज्यादा जो है ना बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया है कि उस शोहरत के लिए जो कि झूठी होती है। तो बात लोग इस तरह से करते हैं कि जो है ना वो मौत को भी जो है ना वो गले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना उसने सही बात की है कि इंसान जो है ना वो इज्जत के लिए ना मौत को जो है ना नहीं देखता, बल्कि उसके लिए ना मौत से ज्यादा जो है ना ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो उसकी इज्जत होती है। And then the justice in fear around valley with cannon's mouth full of voice saws modern instance, and so he plays his part the sixth age fifth into the, यहाँ पर उस ज्यादा चीजें नहीं यूज हुई। and whistle in his sound last scene of full of that and the strange even full sense teeth, यहाँ पर उसने जो है ना वो फिगर ऑफ स्पीच यूज की हुई है। sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything, बार बार एक ही लाइन में जो है ना वो सेम स्पेलिंग के साथ वर्ड को स्टार्ट करके जो है ना उसने एलिट्रेशन यूज की है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी लाइन में कोई वर्ड सेम स्पेलिंग के साथ स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलिट्रेशन, यानी कि एलिट्रेशन का जो है ना उसने यहाँ पर यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ना भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो आप बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर जो है ना वो मिस्टेक की है, यहाँ पर जो है ना वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपने मुझे बताना है कि किस पॉइंट को जो है ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।